हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर वेरी वेल एंड फाइन। माई सेल्फ आशीष कुमार। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने हैं एक नए टॉपिक जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी, जो कि आपके फिजिक्स का एक न्यू चैप्टर है। और इस चैप्टर में हम लोग वर्क एंड एनर्जी के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग किस किस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन सा टॉपिक होने वाला है। तो पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ वर्क, वर्क हमारा क्या होता है। ओके, एंड वर्क की एसआई यूनिट्स एंड वर्क में भी पॉजिटिव नेगेटिव ये भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें फिनोमिना हम जानेंगे। फिर आपका आता है एनर्जी, एनर्जी क्या होती है। ठीक है, जैसे मैं पूछूँ हाउ इज़ द जोश, हाई सर। जैसे आप सो के उठे, मैं पूछूँ हाउ इज़ द जोश, तो आपकी एनर्जी कम रहेगी ना। फिर एनर्जी, फिर हम टाइप्स ऑफ एनर्जी या फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी, या और यू कैन से दैट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ओके, फिर हम देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, जैसा मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैंने देखा था, हम लोगों ने देखा था। फिर हम देख देंगे रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये जो जितने टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो ये एक वीडियो लेक्चर में कंप्लीट नहीं होंगे। तो यहाँ पे नियर अबाउट ये 2 टॉपिक इस वीडियो लेक्चर में मैं कंप्लीट करूंगा, और बाकी जो अदर टॉपिक्स बचते हैं उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग अपने पहले टॉपिक की बात करते हैं, वर्क। व्हाट इज़ वर्क, वर्क क्या होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं वर्क क्या होता है, तो वर्क को हम लोग W से डिनोट करते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे आप अपने डेली लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं। जैसे आप सोते हैं, पढ़ते हैं, साइकिल चलाते हैं, खेलते हैं, बाज़ार से कोई सामान लेने जाते हैं, और घर के सामान को साफ़ सफाई कर रहे हैं। तो इस किसी भी लगेज को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखना। और क्या होता है कि बहुत सा और ये भी एक्टिविटी करते हैं कि अपने सर पे किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो ये सारी एक्टिविटी आप करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कोई काम किया, तो बोलेगा हाँ सर, मैंने तो बहुत काम किया। मैंने तो सुबह उठा, खाना खाया, पढ़े पढ़े गए, मार्केट से सामान लाए, हाँ, घर के कामों को किया। तो आप बोलेंगे कि मैंने बहुत काम किया। बट अगर मैं फिजिक्स के टर्म में बात करूँ, तो आपने कोई काम ही नहीं किया। आप जैसे क्या होता है कि मैंने मेंटली काम, जैसे आपने मेंटली कोई चीज़, मतलब आप पढ़ रहे हैं तो दिमाग से पढ़ रहे हैं, तो आप बोलेंगे बहुत थक गए, मैंने बहुत काम किया। बट वहाँ पे कोई वर्क डन हुआ ही नहीं। तो फिजिक्स क्या कहता है कि अगर फिजिक्स की टर्म में बात करें कि वर्क कब होता है, वर्क तभी होता है जब बॉडी के स्टेट में कोई चेंजेज होता है। ठीक है, जब इसके स्टेट में कोई चेंजेज होगा, जब इस पर आप फोर्स लगाते हैं, मतलब इसमें कुछ मोशन होगा। अगर इस बॉडी में कुछ मोशन होगा, तभी आपका वर्क डन कंप्लीट होगा, तभी वर्क हैपन। ओके, तभी वर्क होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, और क्या कहता है कि वर्क डन होने के लिए 2 पॉसिबिलिटी है, 2 कंडीशंस, 2 कंडीशन रिक्वायर्ड, 2 कंडीशन रिक्वायर्ड। जैसे मैंने क्या, जैसे ये पहले इसको हम समझ लेते हैं एक अच्छे। जैसे मान लीजिए एक वाल है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है। आप इस पर फोर्स लगा रहे हैं, बहुत तेज धक्का दे रहे हैं, बट इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है। इस ऑब्जेक्ट के पोजीशन में कोई चेंजेज ही नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने काम किया, बोलेगा हाँ सर, मैंने तो बहुत काम किया, और मुझे पसीना आ गया, लेकिन मुझे पसीना हो गया, बट मैं कहूँ कि आपने कोई काम ही नहीं किया। आप तो गुस्सा हो जाएंगे मेरे ऊपर कि सर मैंने इतना काम किया, मैंने धक्का दिया, भले से ऑब्जेक्ट में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, मुझे पसीना आ गया, मेरी एनर्जी चली गई। बट फिजिक्स क्या कहता है कि यदि ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंजेज होते हैं तो वहाँ पे वर्क डन होता है। अगर कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं तो वर्क डन नहीं माना जाएगा। तो ये 2 कंडीशंस क्या हैं। पहली कंडीशंस क्या होती है कि फोर्स फोर्स रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, एंड दूसरी कंडीशंस क्या होती है, ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हो। यदि ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट मतलब उसमें कोई, अगर उसके ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंजेस हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि वहाँ पे हमारा वर्क डन होता है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना कंपलसरी है। यदि उसी डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन में यदि डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उस कंडीशन में वर्क डन पॉसिबल है। जैसे ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट है, ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, ये आपका, मान लीजिए आपने फोर्स लगाया, कोई F फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया, और इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ S, ये आपका इनिशियल पोजीशन है। ओके, ये आपका फाइनल पोजीशन है।
तो इस कंडीशन में वर्क डन हुआ, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, अगर उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसको बोलते हैं कि वहाँ पे वर्क डन हमने किया। तो इसका एक फार्मूला निकल के आता है W = F/S। ये आपका वर्क डन का फार्मूला होता है। ठीक है, समझ में आया? वर्क डन W/F, या यू कैन से दैट कि वर्क डन इज द क्रॉस प्रोडक्ट इज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो इसको बोलते हैं कि वर्क डन। अगर फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उस कंडीशन में वर्क डन होगा। अगर यदि फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो तब वर्क डन होगा। ये उसके लिए भी हम देखेंगे कि अगर फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या क्या हो सकता है। तो देखिए, मैंने वर्क बता दिया। वर्क क्या होता है? वर्क फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जिसको हम वर्क डन बोलते हैं। या यू कैन से दैट कि यदि फोर्स की डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो उस कंडीशन में हमारा वर्क डन होता है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए, वर्क डन की कुछ यूनिट होंगे। इसके यूनिट्स क्या हो सकते हैं? फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, और डिस्टेंस की यूनिट या डिस्प्लेसमेंट या जो भी करें, फोर्स की यूनिट न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर होती है, तो न्यूटन मीटर हो गया, या यू कैन से दैट जूल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, अब ये हमारा वर्क डन कंप्लीट हो गया। तो अब देखिए, जैसे क्या मैंने एक चीज़ और कहा कि यदि मान लीजिए, जैसे आपने कभी देखा होगा कि कोई बच्चा जैसे टॉय, जैसे मान लीजिए वो कोई कार लिया है, ठीक है, उसमें रस्सी बांध के उस टॉय को खींचता है, तो क्या उसके द्वारा वर्क डन होगा कि नहीं होगा? जैसे ये आपका टॉय है, ठीक है, ऐसा कुछ वो लिया है, कार है इसका, ठीक है, ऐसा कुछ कार लिया है, ठीक है, अच्छा बना होगा कि नहीं फिगर यार? अच्छा ही है, ठीक है, और यहाँ से उसको बांध दिया है, और ये बॉय है। समझ लीजिए यार, इतना फिगर हमको बनाने आता नहीं है, ठीक, ऐसा कुछ है। ये आपका कार है, ओके, ठीक है ना, ये कार है। अब देखिए, इस कंडीशन में क्या हो रहा है? इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि मैंने क्या कहा, फोर्स की डायरेक्शन ये है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है। तो क्या इस कंडीशन में वर्क डन होगा कि नहीं होगा? आप मुझे ये बताइए, क्या इस कंडीशन में वर्क डन होगा? अभी मैंने क्या कहा कि वर्क डन होने के लिए क्या जरूरत है? वर्क डन कब होता है? जब फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ये ऐसा कुछ मैंने बताया था अभी जस्ट, मैं समझा रहा था। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लग रहा है F, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो यहाँ पे वर्क डन का जो फार्मूला निकल के आया था F/S ऐसा आया था, ये हमारा फार्मूला निकल के आया था। बट अब यहाँ पे क्या है कि फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम नहीं है। तो क्या इस कंडीशन में वर्क डन होगा कि नहीं होगा? बताइए, होगा कि नहीं होगा? देखिए, इस कंडीशन में भी वर्क डन होगा, बट यहाँ पे क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपका एक एंगल बन जाएगा, यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा। तो इसके लिए जो फार्मूला निकल के आता है W = F/S cos थीटा। ये आपके सब्जेक्ट में है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं आपसे पूछूंगा क्या वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है, क्या वर्क डन निगेटिव होता है, क्या वर्क डन जीरो हो सकता है। वो क्या वर्क डन जीरो हो सकता है? यस। वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है? यस। वर्क डन निगेटिव हो सकता है? यस। तो वर्क डन पॉजिटिव निगेटिव होने के लिए इस टर्म को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जैसे क्या होता है कि अभी जब हायर क्लास में जाएंगे तब आपको ये चीज़ समझ में आएंगी। ये जो थीटा है और ये मान लीजिए कुछ ऐसे कुछ नॉर्मल है, तो जो एक्स एक्सिस पे हम इसको लेते हैं, ये कॉस थीटा होता है। इसका जो आपका कंपोनेंट होगा ये कॉस थीटा होगा, ये आपका साइन थीटा होगा। ये जब हायर क्लास में जाएंगे, और इसका ये जो नेट रिजल्टेंट होगा एफ नेट होगा, ठीक है। अगर एफ इधर फोर्स लग रहा है, एफ इधर लग रहा है, तो एफ नेट इसका ये रिजल्टेंट होगा, ठीक है। तो जब हायर क्लास में जाएंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, बट अभी आपके लिए समझना ज़रूरी है कि हमारा जब फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन डिफरेंट हो, तब उस कंडीशन में क्या वर्क डन होता है कि नहीं होता है, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये फार्मूला यहाँ पे निकल के आता है W = F/S cos थीटा, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको फाइंड आउट करना है कि हमारा वर्क डन पॉजिटिव है या निगेटिव है या फिर जीरो है, तो आपको थीटा की वैल्यू पता होना चाहिए।
जब तक आपको थीटा की वैल्यू पता नहीं होगी तब तक आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं कि वर्क डन हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव। मैं ऐसे बता दूं, जैसे देखिए वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, वर्क डन पॉजिटिव किस कंडीशन में हो सकता है आप बताइए। वर्क डन पॉजिटिव किस कंडीशन में हो सकता है, जब फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो तो उस कंडीशन में हमारा वर्क डन पॉजिटिव होगा। ओके, जब फोर्स की डायरेक्शन में जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो उस कंडीशन में वर्क डन पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब मैं बात करूँ वर्क डन जीरो कब होगा। देखिए वर्क डन जीरो तब होगा जैसे मान लीजिए कोई कूली है, अगर वो अपने सर पे लगेज लेके जा रहा है, ठीक है। अब इसका हम समझा देते हैं, यहाँ पे वर्क डन आपका जो पॉजिटिव होगा क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और यहाँ पे एक मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, दिस इज ए व्यक्ति, ओके, ये व्यक्ति है और इसने अपने सर पे कुछ लगेज रखा हुआ है और यह स्टेशन की तरफ जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, बट फोर्स किधर लग रहा है भाई, फोर्स तो इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है और इस व्यक्ति का जो वेट है ये तो नीचे लग रहा है ना, mg, फोर्स तो इधर ही लग रहा है, नहीं लग रहा है, या यू कैन से वेट, ये तो इधर ही जो इस ऑब्जेक्ट का वेट है तो नीचे ही है ना, ऑब्जेक्ट का जो मास है या वेट कह लो या फोर्स कह लो नीचे ही लग रहा है ना, बट डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे देखिए अब ये कुछ ऐसा बन गया है हमारा, लाइक दिस, डिस्प्लेसमेंट इधर हमारा हो गया mg, मतलब ये फोर्स हो गया। तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, कितना एंगल बनेगा, दिस इज 90 डिग्री, थीटा 90, मतलब यहाँ पे कास 90 डिग्री हो जाएगा। और कास 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो ये चीज़ एक टेबल होता है वैल्यू से, कास 30 अंश का मान, कास 45 अंश का मान, कास 60 डिग्री एंड कास 90 डिग्री, कास 180 डिग्री। हाँ, तो ये सारी जो वैल्यू जब आप 10th क्लास में जाएंगे तो जब आप वहाँ पे ट्राइग्नोमेट्री वैल्यूज तो उसमें सारी वैल्यूज़ दी रहती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा। बट अभी के लिए आप समझ लीजिए कि हमारा वर्क डन पॉजिटिव कैसे होता है, नेगेटिव कैसे होता है, जीरो कैसे, तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होगी 90 और कास 90 डिग्री वन जीरो होता है, तो इस कंडीशन में कूली द्वारा जो किया गया कार्य होगा वह जीरो होगा, वर्क डन इसको अगर हम बात करें तो ये जीरो होगा इसके द्वारा। ठीक है, ऐसे मत कह देना कि मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आपके पास ढेर सारा सामान है, आप किसी कूली को हायर किए कि भाई मेरा पहुंचा दो स्टेशन से बाहर, और आप कह दिए कि आपने कोई काम ही नहीं किया, आपका लगेज लेके बाहर पहुंचा दिया, तो गुस्सा हो जाएगा। बट फिजिक्स टर्म में उसने कोई काम नहीं किया, अगर हम फिजिक्स में बात करें तो। ठीक है, चलिए हमने समझ लिया कि वर्क डन पॉजिटिव कब होता है, जब फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है। और वर्क डन नेगेटिव जीरो कब होता है, जब कोई इंसान अपने सर पे लगेज ढोता है तो उस कंडीशन में वर्क डन जीरो होता है। अब निगेटिव कब वर्क डन होता है, इसको हम ये देख लेते हैं। देखिए निगेटिव वर्क डन कब होगा, जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ फोर्स कुछ लगा रहे हैं और इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कुछ मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन ये कुछ फ्रिक्शन भी तो लगेगा, इसमें फ्रिक्शन फोर्स भी तो लगेगा, यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा, ये आपका कुछ फ्रिक्शन इस पर अप्लाई होगा, ये फोर्स की डायरेक्शन है, फ्रिक्शन की ये डायरेक्शन है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होगा कि इस कंडीशन में जैसे मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में हो रहा है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, बस फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब आप धक्का दे रहे हैं और फ्रिक्शन फोर्स उसके अगेंस्ट ही लगता है, बॉडी के अगेंस्ट ही डायरेक्शन में लगता है, बस डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में हो रहा है। तो इस कंडीशन में जो यहाँ पे थीटा जो होगा आपका ना 180 डिग्री हो जाएगा, 180 अंश। जैसे ये है भाई, ये आपका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जो आपका एंगल बनेगा थीटा इक्वल टू 180 डिग्री बनेगा। तो कास 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, इसकी जो वैल्यू होती है -1 होती है, इसकी जो वैल्यू होती है कास 180 डिग्री की वैल्यू जो होती है -1 होती है। आपको ये दिख रहा है कि नहीं, पहले मैं देख लेता हूँ, दिख रहा है, चलिए, तो आपको दिख रहा है, ठीक है। तो कास 180 डिग्री वैल्यू -1 होती है। तो देखिए अब हम जैसे मैंने ये फार्मूला बताया था, तो डब्लू एफ की वैल्यू है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, एंड एफ एस कॉस थीटा कास 180 डिग्री, इसमें रख देंगे तो कितना आ जाएगा, -FS आ जाएगा। आया कि नहीं आया है। तो इस कंडीशन में जो हमारा वर्क डन होगा नेगेटिव होगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब मैं क्या करता हूँ, इसका एक प्रॉपर डिफिनेशन हम आपको यहाँ पे लिख के बता देते हैं कैसे क्या चीज़ हो रही है। तो चलिए हम अपना प्रॉपर डिफिनेशन यहाँ पे लिखते हैं। से हम लोग का प्रॉपर डिफिनेशन है जो मैंने आपको बताया। तो वर्क क्या होता है इन फिजिक्स, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक डिफिनेशन और लिख सकते हैं, वर्क डन बाय ए फोर्स एक्टिंग एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द
फोर्स। तो ये भी एक प्रॉपर डिफिनेशन आप दे सकते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाई डब्ल्यू, डब्ल्यू से वर्क को हम डिनोट करते हैं, एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट भी होना कंपलसरी है। तो फोर्स के लिए डायरेक्शंस का होना बहुत ही कंपलसरी है, ठीक है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यार वर्क का जो हमारा फार्मूला होता है, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या यू कैन राइट एज डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस। अब इसका यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट क्या होती है वर्क की, डब्ल्यू इक्वल टू एफ आपको पता है, एफ एस। तो फोर्स का जो यूनिट होता है न्यूटन होता है, जैसा कि मैंने बताया था, और डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर में मेजर करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को हम जूल में भी लिखते हैं, ठीक है। आर यू राइट न्यूटन मीटर जूल। और 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं, 10⁵ डायन। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। कुछ यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ें हैं। व्हेन द वर्क इज डन, हमारा वर्क कब होता है, ठीक है। अ मूविंग ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट, जैसे कोई मूविंग बॉडी है, मूविंग बॉडी, यहाँ पे मूविंग बॉडी लिख दीजिए, मूविंग बॉडी कम्स टू रेस्ट, जैसे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर वो रेस्ट में आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं वहाँ पे हमारा कार्य हो गया। एन ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन से मूव कर रहा है तो हम बोलेंगे कि वहाँ पे हमारा वर्क हो गया। चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंजेज हो रहे हैं तो हम बोलेंगे वहाँ पे हमारा वर्क डन हो रहा है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आप इसको नोट कर लीजिए। और मैंने एक चीज़ और बताई थी कि जब हमारा फोर्स की डायरेक्शन में, जैसे जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, अगर उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो वर्क डन वहाँ पे पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है और जीरो होता है। तो उसको हम इसके बाद देखेंगे, ठीक है। आप इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं अपना अगला टॉपिक। फ्रेंड्स, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नॉट सेम। जब फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम ना हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो वर्क डन होगा पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो होगा। तो कैसे होगा यहाँ पे देखते हैं। वर्क डन इज पुलिंग द बॉडी विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एंड डिस्टेंस मूव बाय द बॉडी। तो इसका फार्मूला निकल के आता है डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस, एफ कॉस थीटा या एफ एस कॉस थीटा, जो भी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। हियर एफ हमारा फोर्स है, थीटा जो है एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है हमारा थीटा है, और एस डिस्प्लेसमेंट या कह लो या डिस्टेंस कर लो, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हो। इस पर मैं एक क्वेश्चन करूँगा तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो वर्क क्या होता है, कूली कैरिंग अ लोड ऑन हिज हेड एंड वेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ द ट्रेन। तो उस कंडीशन में वर्क डन जीरो होगा। जैसे मान लीजिए क्लास में आपका कोई टीचर बैठा हुआ है तो उसके द्वारा किया गया क्या, उस भी कंडीशन में जीरो होगा, ठीक है। आप बैठे हुए हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं, सिर्फ बैठ के एक जगह पढ़ रहे हैं, तब भी आपके दिया द्वारा किया गया जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा। पॉजिटिव वर्क डन कब होगा, व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के अंडर में अगर कोई बॉडी फ्रीली फॉल हो रही है तो उस कंडीशन में हमारा पॉजिटिव वर्क डन होगा। या यू कैन से दैट व्हेन अ बॉडी पुश्ड और पुल बाय ए फोर्स, जब किसी बॉडी को पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा वर्क डन पॉजिटिव होगा। मैंने वो भी बताया कि फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट तो वर्क डन पॉजिटिव। निगेटिव वर्क डन कब होगा, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स अगेंस्ट द मोशन, मतलब जब फोर्स डायरेक्शन में लग रहा है, आपका फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स अगेंस्ट द मोशन, हेंस द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स इज निगेटिव। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आप इसको लिख लीजिए। अब मैं इस पर एक क्वेश्चन आपको करा देता हूँ तो आपका कॉन्सेप्ट वहाँ पे पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन से आप समझ जाएंगे कि वर्क डन पॉजिटिव कब होता है, कब निगेटिव होता है, कब जीरो होता है, जैसा कि मैंने बताया था। बट क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है, एक 8 kg का ब्लॉक है जिस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। जब 10 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है तो इससे कितना डिस्प्लेसमेंट इसमें हो रहा है, 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जो कि ब्लॉक इस कंडीशन से इनिशियल से फाइनल पोजीशन में आ जाती है। और इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स ऐड कर रहा है, 2 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स भी इस पे एक्ट हो रहा है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, वर्क डन बाई 10 न्यूटन फोर्स। तो इस ऑब्जेक्ट, इस ब्लॉक पे जब 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें वर्क डन कितना होगा, आपसे ये पूछा है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, वर्क डन बाय द वेट, तो इस ऑब्जेक्ट के वेट द्वारा कितना वर्क डन होगा, आपसे ये पूछा है। एंड तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स द्वारा इस ऑब्जेक्ट को कितना वर्क डन होगा, आपसे ये पूछा है, ठीक है। तो हम इसको पहले सॉल्व करते हैं कि वर्क डन बाई 10 न्यूटन फोर्स, ठीक है। पहला जो होगा वर्क डन बाई 10 न्यूटन फोर्स, ठीक है। तो 10 न्यूटन का फोर्स जब इस बॉडी पे अप्लाई हो रहा है तो इस कंडीशन में हमारा वर्क डन कितना होगा। आपका कुछ ऐसे बना हुआ है ब्लॉक ही, ठीक है, ऐसा कुछ है। ये आपका इनिशियल पोजीशन है, ये आपका फाइनल पोजीशन, ठीक है। ये 10 न्यूटन का इस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है और इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 2 मीटर। तो इस कंडीशन में आपको फार्मूला मैंने बताया था क्या होता है, W इक्वल टू एफ एस, या तो ये ऐसे लिख सकते हैं या और एफ कॉस थीटा इंटू एस, ये भी लिख सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे
हमारा फोर्स की वैल्यू कितना है 10 न्यूटन है एंड डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर हो रहा है, ठीक है। और एफ की वैल्यू 10 है, 10 न्यूटन नहीं 10 ही लिखते हैं, न्यूटन मत लिखिए। और कॉस्ट थीटा, जिससे यहाँ पे देखो अब कितना एंगल बन रहा है 0, मतलब यहाँ पे इनके इस डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच कोई एंगल बन रहा है। जैसे मान लीजिए फोर्स की डायरेक्शन इधर भी है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी इधर है, तो इनके बीच कोई एंगल बन रहा है नहीं, 0 डिग्री, मतलब कास यहाँ पे कॉस 0 डिग्री एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 20 न्यूटन मीटर या फिर जूल या 10, और कास 0 का मान कितना होता है 1 होता है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 × 2, इधर भी आपका आ जाएगा 20 न्यूटन मीटर, 20 न्यूटन मीटर। आई होप आपको दोनों फार्मूले से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इस फार्मूले से भी और इस फार्मूले से भी, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वर्क डन हमको कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव वर्क डन होगा। तो इस कंडीशन में वर्क डन हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन में ही तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इस कंडीशन में हमारा वर्क डन पॉजिटिव होगा। अब दूसरा केस क्या कह रहा है कि दूसरा केस आपको क्या पूछा है, वर्क डन बाय द वेट, वेट के द्वारा कितना वर्क डन होगा। तो सेकंड केस हम देखते हैं, वर्क डन बाय द वेट। अब देखिए वर्क डन बाय द वेट कैसे हम निकालेंगे। जैसे आपका ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यही आपका ऑब्जेक्ट है। अब इस पर 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, इस ऑब्जेक्ट का वेट है, ये तो नीचे की ही तरफ लगेगा ना, इसका जो वेट होगा कितना हो जाएगा mg, क्योंकि कोई भी बॉडी, मैंने ग्रेविटेशनल चैप्टर में आपको पढ़ाया था, कोई भी बॉडी हाइट से रिलीज करते हैं तो नीचे गिरता है, तो उस पर ग्रेविटी फोर्स लगता है, क्योंकि अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो वहाँ पे mg हो जाएगा। तो आपका मास कितना है ऑब्जेक्ट का 8 है एंड g की वैल्यू मैंने बताया था 9.8, हम यहाँ पे 10 ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 80, ओके 80 न्यूटन हमारा मतलब उस ऑब्जेक्ट का वेट होगा। हमको पता है W इक्वल टू कितना होता है F/s cos थीटा। अब देखिए जैसा कि मैंने बताया था, अब इनके बीच एंगल की थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ये थीटा 90 डिग्री होगा, यहाँ पे थीटा 90 डिग्री, और यहाँ पे थीटा जो होगी हमारा वो 0 डिग्री होगा, यहाँ पे थीटा 90 डिग्री होगा। तो जब इसमें हम वैल्यू रखेंगे, एफ की वैल्यू कितना है 10 है, और ये 80 न्यूटन हो जाएगा, और कॉस 90 का मान कितना होता है, कॉस 90 की वैल्यू भी होता है 0, तो टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 जूल। तो इस कंडीशन में हमारा वर्क डन 0 होगा। 0 आने का मतलब समझ रहे हैं, जो बॉडी डिस्प्लेस हो रही है उस पर हमारा वेट का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वेट से कोई मतलब ही नहीं है। कोई बॉडी डिस्प्लेस मान लीजिए, कोई कूली है, इसलिए मैंने बताया ना कि वर्क डन जब कोई कूली मान लीजिए कोई आपका सामान स्टेशन पे लेके जाता है, तो उसके द्वारा किया गया और 0 होता है। बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, यहाँ पे वर्क डन 0 होने का मतलब ये है कि बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बट वहाँ पे उसके वेट का कोई रोल ही नहीं है उसमें वर्क डन में। तो इस कंडीशन में हमारा वर्क डन 0 होता है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स, अब फ्रिक्शन फोर्स द्वारा वर्क डन कैसा हमको यहाँ पे मिलता है। तीसरा कंडीशन हम यहाँ पे देखते हैं, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स द्वारा वर्क डन कितना होगा, ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर डिस्प्लेस हुई, इसमें डिस्प्लेसमेंट s2 मीटर एंड 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, आधे इसके रहने 2 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, ये आपका है ना, ठीक है, ऐसा कुछ है ना, इस पर रखा है, ये आपका फ्रिक्शन फोर्स हो गया। तो देखिए यहाँ पे थीटा कितना होगा, यहाँ पे थीटा कितना होगा, क्योंकि देखिए फोर्स की डायरेक्शन इधर है, फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन इधर है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो यहाँ पे जो आपका थीटा होगा वह 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री। तो इस कंडीशन में हम लगाएंगे W इक्वल टू F/s cos थीटा। तो F की वैल्यू 2 है, डिस्प्लेसमेंट 2 हो रहा है, एंड cos थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, cos 180 डिग्री को cos 180 डिग्री का मान -1 होता है, तो -4 न्यूटन आ जाएगा, न्यूटन मीटर। तो ये निगेटिव साइन आने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे निगेटिव वर्क डन हो रहा है, नेट वर्क डन जो हमारा आएगा वो निगेटिव हो रहा है। तो इसका निगेटिव साइन आने का मतलब क्या है कि आपको एक्स्ट्रा इतना वर्क करना पड़ेगा, इतना एक्स्ट्रा आपको वर्क कंज्यूम हो रहा है। जैसे आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे मैं आपसे कहूँ सैंड में आपको रन करने के लिए, सैंड में अगर आपको रेस में लगवाऊँ तो आप थक जाएंगे, आपको लगेगा कोई पीछे से मुझे खींच रहा है, या फिर कोई प्लाव
फील्ड है, अगर उसमें मैं आपको कहूँ दौड़ने के लिए, तो आप उसमें थोड़ा दूर दौड़ेंगे, आप थक जाएंगे, ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई पीछे खींच रहा है। तो वहाँ पे क्या होता है कि मतलब आप अपने फोर्स के अगेंस्ट आप वो वर्क कर रहे हैं, मतलब एक्स्ट्रा आपको वहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। यदि आप इसको रिड्यूस करना चाहते हैं तो आपको इतना एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, तब आप स्मूथली दौड़ सकते हैं। तो इस कंडीशन में हमारा वर्क डन जो होता है जीरो होता है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जब हमारा फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम नहीं होती है तो कैसे कैसे हमारा वर्क डन जीरो होता है, कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है। तो मैंने एक एग्जांपल लेके यहाँ पे आपको अच्छी चीज़ें समझा दिया। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक तरफ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम है एनर्जी। ठीक है, तो अब हम एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, हम लोगों ने वर्क डन देखा, ठीक है, अब हम बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी क्या होती है? तो आपके डेली लाइफ में एनर्जी का बहुत आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक एनर्जी। जैसे कहते हैं ना, अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो आपकी एनर्जी बहुत कम हो जाती है। अगर आप, जैसे मैं आपसे पूछूं, आप सुबह सो के उठते हैं, हाउ इज़ द जोश, तो आपकी एनर्जी थोड़ा लो रहेगी, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद आप कुछ थोड़ा बहुत खा पी लेते हैं तो आपके अंदर एनर्जी आती है। जैसे गर्मियों में क्या होता है कि जब आप धूप से आते हैं तो आप ग्लूकॉन डी, ग्लूकोज, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी एक्टिविटी, मतलब बहुत सारा लिक्विड आप इंटेक करते हैं तो आपसे उससे एनर्जी मिलती है। तो जैसे हम सब बात करें कि सबसे बड़ा हमारा जो रिसोर्स है एनर्जी का, वो सन है। सन की एनर्जी से हम, मतलब सन जो हमको लाइट देता है, उससे हमको एनर्जी मिलता है। और क्या होता है कि उस सन की एनर्जी को हम सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, तो बहुत सारी एनर्जीज होती हैं हम अपनी लाइफ में। बट फिजिक्स में इसका डिफाइन इसको कैसे कर सकते हैं? द कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज द एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को हम लोग एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स भी होते हैं। जैसे एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, एक होता है काइनेटिक एनर्जी, एक होता है रेडिएंट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी। तो ये सारे एनर्जी के ढेर सारे फॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो एनर्जी का हम डिफिनेशन लिख लेते हैं, द एबिलिटी या द कैपेबिलिटी, द एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। ओके, तो द एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज द एनर्जी। देखिए, एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करें, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करते हैं, तो हमारी जो पहला फॉर्म की एनर्जी होती है उसको हम, या लाइट एनर्जी आप लिख लीजिए, लाइट एनर्जी हो गई आपकी। ओके, दूसरा क्या हो गया? सोलर एनर्जी हो गया। तीसरा काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी एंड हमारा थर्मल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ये सारे एनर्जी के फॉर्म है। रेडिएंट एनर्जी हो गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे केमिकल एनर्जी भी हो गया। तो ऐसे बहुत सारे एनर्जी के फॉर्म है। बट हमको क्या पढ़ना है अपने इस सिलेबस में? हमको क्या पढ़ना है? हमको जानना है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। बेसिकली हम ही दो टाइप के एनर्जी के बारे में हम इस लेक्चर में हम बात करेंगे। तो आपके सिलेबस में यही दो एनर्जीज हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं, काइनेटिक एनर्जी जो होता है कि हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट में, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, एम मास का ऑब्जेक्ट है, वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इसमें आपको काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलता है। इसका एक हम डेरिवेशन भी डिराइव करेंगे, कैसे हमारा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है। काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है ½ mv², ठीक है, आपका काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि कहते हैं ना कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। पोटेंशियल बेसिकली मतलब किसी बॉडी की पोजीशन में जो चेंजेस होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी देखी जाती है। बेसिकली ये जैसे कोई ऑब्जेक्ट जैसे ग्राउंड से है, अगर इसको हम h हाइट पे लेके जाते हैं तो इस कंडीशन में और इस कंडीशन में इसके पोटेंशियल में कितना चेंज, मतलब यहाँ पे कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, यहाँ पे कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो इसका जो फार्मूला आता है mgh होता है, ठीक है। तो इसका भी डेरिवेशन देखेंगे। तो आपके सब्जेक्ट में इन दोनों का डेरिवेशन है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर एक हमारा आता है टॉपिक आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, उसका प्रॉपर डिफिनेशन देखेंगे। फिर देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, उसका हम प्रॉपर डिफिनेशन, फिर उसका डेरिवेशन यहाँ पे आपके सिलेबस में है तो उसको हम करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या होता है। फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने एनर्जी के बारे में देखा, एनर्जी क्या होती है और एनर्जी
की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। एनर्जी हमारा स्केलर क्वांटिटी है। तो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या होती है, हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हमारे सब्जेक्ट में है, तो मैं इन्हीं दोनों टॉपिक के बारे में बात करूंगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी एसोसिएटेड विथ द मूविंग बॉडी इज नोन एज द काइनेटिक एनर्जी। मतलब कोई बॉडी जो हमारी मूव कर रही है तो कितना एनर्जी वो कंजर्व कर रही है अपने पास में, तो उसको हम बोलते हैं, हमारी वो काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट एम मास का ऑब्जेक्ट है, वी वेलोसिटी से मूव करी, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। इट्स यूनिट इज जूल, इसकी जो यूनिट होती है वह जूल होती है। और एक ऐसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, द एबिलिटी टू डू वर्क इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू चेंज इन इट्स पोजीशन और इट्स शेप इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ये आपका डिफिनेशन होता है, या यू कैन से दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज डिफाइंड एज द एनर्जी स्टोर इन इट ड्यू टू इट्स पोजीशन। मतलब कि किसी बॉडी में कितना एनर्जी स्टोर है उसकी इट्स पोजीशन, उस जिस पोजीशन में मान लीजिए मैं इस पोजीशन में, तो मेरे अंदर कितना एनर्जी स्टोर है, मेरे अंदर जितना एनर्जी स्टोर होगी वो मेरी पोटेंशियल एनर्जी होगी। और जैसे मैं चल रहा हूँ तो ये मेरी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी। इट इज़ डिनोटेड बाय यू, इसको यू से डिनोट करते हैं, और इट्स यूनिट इज जूल, इसको हम जूल में मेजर करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है, आप इसको देख लीजिए। तो मान लीजिए इनिशियल कंडीशन है, कोई व्यक्ति है जो किसी एच हाइट पे, मतलब किसी बिल्डिंग पे चढ़ा हुआ है, तो बॉल इस समय बॉल हैज़ पोटेंशियल एनर्जी, तो इस कंडीशन में बॉल के पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। फिर क्या करता है कि ये बॉल को रिलीज कर देता है। तो यहाँ पे देखिए द पोटेंशियल एनर्जी इज ट्रांसफर इनटू द काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे किस में ट्रांसफर हो गया, काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हो गया। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। अब हम लोग देखते हैं इसका डेरिवेशन। पहले हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन कैसे करते हैं, मतलब ये फार्मूला आप कैसे ऑक्यूपाई करते हैं, फार्मूला कैसे आप डिराइव करके लाते हैं, ठीक है। तो